गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति, और ये हमारी सीरीज का आखिरी लास्ट वीडियो है 10th नंबर का। तो जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर मैथ्स बाय वासु सर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। पहले वीडियो से लग जाएं, नोट्स बनाने भी आप स्टार्ट कर दें। अब देखो, इनकी PDF जो है वो आपको कहां मिलेगी। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है वासु स्टडी IQ। वहां जाएं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आपको PDF मिल जाएगी। उसके अंदर क्वेश्चन होंगे और उनका हैंड रिटन सॉल्यूशन होगा। और उन क्वेश्चन का ये मान के चलो कि मैंने 70% पार्ट आपको करवा दिया है। इसके अलावा जो हमने और सवाल किए हैं वो अलग से एग्जाम्पल आपने देखे ही हैं। कुल मिलाकर के अब तक हमने 120 सवालों को देख लिया है। ठीक है, तो ये आज हमारा आखिरी सेशन है। इसके अंदर हमें कुछ बातें और डिस्कस करनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात और सुनना कि ये जो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये गिने चुने उन चैप्टर में से आता है जो मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा टिपिकल माने जाते हैं और उनको बच्चे पढ़ना कम ही पसंद करते हैं। जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कुछ जगह इतनी चीजें टिपिकल हो जाती हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो अगले वीडियो में इश्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ये कहता रहा था कि आसान है, डिटेल में जाकर के पढ़ लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा जो पिछले 5-6 साल का ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा इश्यू इसी चैप्टर के अंदर आते हैं। तो असल में जो चैप्टर है, आपने वो एक टिपिकल चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब मैं इसको इजी क्यों कह रहा था, तो सिंपल सी बात है। नेपोलियन बोनापार्ट को आप जानते होंगे। तो ये जो इटली है, इटली का बॉर्डर, जैसे मिलान सिटी है, इटली के ऊपर बॉर्डर के ऊपर एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला कह सकते हो, आल्प्स रेंज। ठीक है, अल्पास पर्वत भी जिनको कहा जाता है। तो ये जो आल्प्स रेंज है, इसको नेपोलियन क्रॉस करने वाला था। लेकिन आल्प्स रेंज को क्या कि आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया था। उस जमाने की बात है जब नेपोलियन उस पर चढ़ाई करके दूसरी तरफ जाना चाह रहा था, उसको क्रॉस करके। तो सब ये जानते थे कि आल्प्स रेंज इतनी ठंडी है कि वहां पर लोग जाएंगे तो ठंड की वजह से मर जाएंगे। अब नेपोलियन ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी इसके ऊपर, तो सेना के अंदर ये बात फैल गई कि यार ये तो मरवाने ही ले जा रहा है, आज तक ही किसी ने इसको पार नहीं किया, तो फिर हम आज कैसे पार करेंगे, हम तो मर जाएंगे। तो सब में क्या एक निराशा का भाव जाग गया। तो नेपोलियन ने क्या कहा, सबको एड्रेस किया, उसने सबको कहा कि अरे मूर्ख लोगों, ये आल्प्स रेंज नहीं है। आल्प्स रेंज तुम में से किसी ने देखी? तो बोले नहीं, हमने तो किसी ने नहीं देखी। तो बोले कि ये तो एक छोटी मोटी पहाड़ी है, इसके काफी आगे हम लोग जाएंगे, तब जाकर के हमें आल्प्स रेंज भी लेगी। तो सब में एक जुनून और जोश आ गया कि चलो ठीक है यार, ये छोटी मोटी पहाड़ी है, इसको क्रॉस कर लेते हैं, आल्प्स रेंज तो इसके आगे आएगी। तो जब उन्होंने इस रेंज को क्रॉस कर लिया, उसको क्रॉस करने के बाद नेपोलियन ने कहा कि यही वो आल्प्स रेंज है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो सेम मैं भी हर लेक्चर में आपको ये कह रहा था कि आसान है। एक्चुअल में देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के गिने चुने, मतलब 100% आपका मैथ का पार्ट है, तो ये मान के चलते हैं कि 10% पार्ट मैथ का क्या है, वो टिपिकल है, उसको डेप्थ में जाकर के समझना पड़ता है, अदरवाइज काम नहीं चलता। तो उसी पार्ट का एक हिस्सा है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी मैथ्स है, जैसे 1-2 जगह और भी आएंगी टिपिकल चीजें, बाकी कंप्लीट मैथ हमारी क्या है, आसान। तो चलो फिर आज के सेशन में हमें कुछ बातों को डिस्कस करना है, छोटी छोटी कई सारी बातें हैं। तरीका अपना वही रहेगा। सबसे पहले हेडिंग लगा लो आप, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, अक्षों का विस्थापन कह सकते हो या स्थानांतरण कह सकते हो। कि जैसे हमारा ओरिजिन है वो 0-0 है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूं, तभी ये पार्ट हमारा इजी रहेगा। देखना, ये हमने क्या ले लिया, एक मिनट देखो, हमने क्या किया, यहां पर ये ले लिया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। अब मैं देखो मार्किंग करता हूं, जैसी मार्किंग मैंने सबसे पहली क्लास ली थी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसमें की थी। तो मार्किंग कर दी मैंने यहां से 1, ये आपका 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। यहां से फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ओरिजिन। अब यहां पर देखो एक रैंडम बिंदु चूज कर लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5।
एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 ले लूं और यहां से वाई कोऑर्डिनेट को 1 2 3 4 ले लेते हैं, तो ये जाकर के कहां मिल गया, इस जगह। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, 5,4। देखो सवाल कैसे आएगा, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि मान लो भविष्य में ये सवाल आ जाए और आपको जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो ध्यान नहीं आए, हालांकि वो भी आसान है, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मेथड तो हो, क्या डील कैसे किया जाएगा। तो वही बात मैं आपको पहले सिखाने जा रहा हूं। हमने क्या किया, एक बिंदु ले लिया, कौन से वाला, 5,4 वाला। क्लियर है, इसको मिलाओगे इसमें मिल जाएगा, ये हमें आता है। सवाल क्या कहेगा कि ओरिजिन जो है, ये जो हमारा मूल बिंदु है, इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो ओरिजिन को ऐसा कर देता हूं मैं, ये जैसे यहां पर जगह है हमारी, ये 2 और ये वाला पार्ट कितना है, 3। ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया 2,3 पर। क्या किया हमने, मूल बिंदु यहां था, मूल बिंदु को 2,3, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट 2, ये वाई कोऑर्डिनेट 3, इस पर शिफ्ट कर लिया। तो अब जो नई हमारी एक्सिस बनेगी वो क्या होंगी, ये एक्स डेस कह सकते हो आप, और ये यहां से 2 यहां से गुजार दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नया वाई एक्सिस, या फिर इसको वाई न्यू नाम दे देते हैं, वाई हमारा न्यू और ये एक्स हमारा न्यू। अब हमसे वो सवाल क्रिएट करता है कि ये जो बिंदु था आपका पुराने वाला 5,4, इसके नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सवाल को समझना, क्या कहता है कि एक बिंदु 5,4 है, मूल बिंदु को 2,3 पर शिफ्ट किया गया है, तो 5,4 के निर्देशांक क्या होंगे। हमारे पास एक पॉइंट है 5,4, ओरिजिन को शिफ्ट किया गया 2,3 पर, देन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 5,4। ये बात हमसे पूछता है। अब एक बात बताओ, डायग्राम से तो बता ही सकते हो, डायग्राम से क्या कहोगे, यहां से यहां ओरिजिन आ गया आपका 2,3 के ऊपर, अब इसको 0 0 कहोगे तो ये दूरी 1 है, ये 2 है, ये आपकी 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई क्या हो गया यहां पर 1, तो वाई कोऑर्डिनेट 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आ गए वो क्या है, नए वाले कोऑर्डिनेट। अब बात को समझना क्या हुआ है असल में देखना, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 0 से कहां शिफ्ट हो गया, 2 दूरी पर, देखना जरा 2 पर, इधर चला गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट 2 पर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब पहले जो दूरी यहां एक्स पर 5 थी वो 2 कम हो चुकी है, ये हट चुकी है, खत्म होगी, क्योंकि इस साइड तो आई गया ये राइट साइड में। तो इसका मतलब जो नई दूरी होगी वो क्या रहेगी, पहले जो दूरी 5 थी, यहां से यहां तक जो दूरी 5 थी उसमें से 2 कम हो गया, तो 5 - 2 रह गई। इसकी वजह से अब जो x बचेगा वो क्या आएगा, 3। दिख रहा आपको। ऐसे ही देखना, यहां से यहां तक की जो दूरी थी पहले कितनी थी, 4, और y को आपने कितना शिफ्ट कर दिया है, यहां पर y को आपने शिफ्ट कर दिया है 3। इसका मतलब अब जो दूरी बची है y वाली वो कितनी है, पहले 4 थी, 3 पर आपने शिफ्ट कर दिया, तो 3 की क्या हो जाएगी, कमी। तो यहां क्या बचेगी, ये वाली दूरी 1। तो इसी वजह से यहां पर देखो 1 आया, ये बच गई ना यहाँ, ये देखना ये वाली, और ये जो 3 थी ये वाली यहां पर आपको रिमेनिंग में मिल रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन पर आ जाते, स्टार मार्क कर दो कि मान लिया एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y। हमारे पास एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, और जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन या मूल बिंदु है, इसको क्या किया हमने, h, k पर शिफ्ट कर दिया, इसको स्थानांतरित कर दिया। जैसे 0 0 को क्या किया, 2,3 पर शिफ्ट कर दिया। तो जो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जो न्यू हमारा P बनेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखना जरा, पहले वो x दूरी पर था, 0 0 से यहां तक की दूरी इसका x कोऑर्डिनेट था ना, बन रहा था ना यहां तक, तो यहां से यहां तक दूरी इसकी कितनी थी, x। अब ये h इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब h की क्या आ जाएगी, कमी। आगे नया x कोऑर्डिनेट x - h होगा। ऐसे ही देखो, यहां से यहां तक की लाइन, ये जो लेंथ है ये क्या बता रहा था, y कोऑर्डिनेट कितना था आपका, 4। हमने क्या किया, ओरिजिन को इतना ऊपर उठा दिया, देखो यहां से ऊपर उठ गया। तो इसका मतलब पहले हमारे पास y था, हमने k उसको शिफ्ट कर दिया, तो k दूरी को वो कम कर देगा, k को इसने कम कर दिया, गायब ही हो गया सारा का सारा पार्ट, यहां पर आ गया। तो इसका मतलब जो नए कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, x - h और
y माइनस एच। इस बात के आप स्टार लगा लेना। दो तरीके हैं, या तो ग्राफ बना करके समझ सकते हो। ग्राफ से इतना तो तय है कि टिपिकल सवाल भी आए तो छोटा सा ग्राफ बनाए और उसी से आइडिया लगा दिया कि सर क्या कह रहे थे कि ये जो डिस्टेंस है वो कम कर देता है। क्लियर है? बाकी अगर माइंड में ये बात एक बार सेट हो गई तो उसके बाद तो कुछ खास है ही नहीं इसके अंदर। तो आप क्या करो, एक बार के लिए मुझे कुछ क्वेश्चन करके बता दो। जैसे मैं सीधे सीधे यही ले रहा हूं सवाल कि मेरे पास जो पॉइंट है, पॉइंट या यूं कह लो बिंदु, जो ओरिजिनल बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट है 10,13। ठीक है। हमारा जो नया ओरिजिन है, न्यू ओरिजिन, उसको हमने शिफ्ट कर दिया मान लो 3,7 पर। क्लियर है? अब आपको यहां जो बात फाइंड करनी है वो क्या लिखोगे आप? न्यू पॉइंट, जो बिंदु है, हालांकि ये ओरिजिनली बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट था इसके न्यू पॉइंट या फिर कह लो न्यू कोऑर्डिनेट्स, नए निर्देशांक। क्लियर है? ये बात आपको सोल्व करनी है। 2-3 वैल्यू लिख लेते हैं आप एक एक को। वैसे तो इतना इजी पार्ट है, मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा आपको। फिर भी देखना, जैसे एक बिंदु हमने ले लिया -5,8 और ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया हमने 2,3 पर। क्लियर है? बिंदु हमारे पास है -7 और -10, ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया -2 और 5 पर। एक बिंदु हमारे पास है 3 -8 और ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया है -5,4 पर। क्लियर है? इतना सा काम किया है। छोटे छोटे आपके पास एक तरीके से मान सकते हो 4 सवाल हैं। ओरिजिन कहां चला गया, यहां पर बिंदु आपको ये दे रखे हैं, आपको न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या करोगे भाई। 10 ओरिजिनल पॉइंट की लेंथ थी एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन को 3 आगे बढ़ा दिया तो क्या होगा, 10 में से 3 चला गया 7 और 13 में से ऐसे ही 7 चला गया तो क्या आ जाएगा 6, लिखा जा सकता है। फिर देखना -5 है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई -7 और 8 में से 3 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही देखना -7 में से माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, -7 + 2 तो कितना बचा -5। -10 में से 5 को आप लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका -15, लिखा जा सकता है। ऐसे ही देखना 3 में से -5 करोगे तो 8 आ जाएगा, -8 -4 तो -12। ये लो भाई, इतना सा अपना समाधान था। ये हमारी क्या थी, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का विस्थापन। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल कमेंट करके आप बता दो। चलो अगली हेडिंग में लगा देता हूं। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और होता है, पॉइंट एंड लाइन। इसको सवाल के तरीके से ही हम समझेंगे। कुछ लोग इसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं, लेकिन असल में प्रोजेक्शन वो चीज नहीं होती है। प्रोजेक्शन एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसका किसी प्लेन पर प्रोजेक्शन किया जाता है। ठीक है, उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, एक अलग ही टाइप का सवाल है, इसको समझना। असल में क्या है, जैसे आपको ये कह देता है कि एक लाइन जा रही है। क्लियर है? ये लाइन है आपकी ax + by + c = 0। क्लियर? फिर आपको कहेगा यहां पर एक बिंदु है 2,1। क्लियर? यहां 2,1 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पर, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। असल में ये बात है। क्लियर है? एक लाइन की इक्वेशन देगा, एक पॉइंट देगा, कहेगा पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जहां ये परपेंडिकुलर आकर के मिलेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। असल में देखा जाए तो मैंने आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताई थी, तो वो फॉर्मेट आपको काम में लेना है। तो देखो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा तो वो तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ये एक इजी सी टास्क रहेगी। कैसे, देखना जरा। ये लाइन ले ली मैंने कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो 3x + 4y + 5 = 0 है। एक अपने पास बिंदु है 1,2, इससे हमने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि क्या होंगे। तो एक बात बताओ, असल में देखा जाए तो इस लाइन के, ये अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, कंप्लीट ही एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। इस लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर लाइन जब हम ड्रॉ करते थे तो आपको क्या कहा था कि ये तो इंटरचेंज होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x, एक जगह माइनस लगा दो 3y, प्लस यहां पर क्या लिखते थे हम लोग, प्लस का c। और फिर हमने क्या कहा था कि अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये इस बिंदु से भी तो गुजर रही है, तो इसको जस्टिफाई करवा दोगे, प्लस c लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे, और ये कहां से गुजरेगी 1,2 से। यहां देखो वैल्यू रखोगे 4 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2 4 माइनस का कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 प्लस c बराबर 0, तो ये उधर चला जाएगा, तो c की वैल्यू 2 निकल के आएगी, 2 को रिप्लेस कर दो। तो अब आपने क्या देखा, एक लाइन तो ये जा रही है इसके परपेंडिकुलर, एक लाइन ये है, दोनों ही लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या फिर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो आपको सिखाया था ना। तो यहां से क्या करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले कांस्टेंट को सोल्व कर दो, 3 गुणा -3 -9, 4 गुणा 4 16, ये भी माइनस का, -9 और 16 कितना आ गया -25, x के नीचे भी आएगा और ये वाला पार्ट y के नीचे भी आएगा। पीछे एक एक बात बता चुका हूं। x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 4 गुणा 2 8, माइनस माइनस प्लस 5 गुणा 3 15, 8 प्लस 15, यहां से वैल्यू कितनी आ गई 23। फिर देखना y कोऑर्डिनेट 5 गुणा 4 20, 20 में से 3 गुणा 2 6 लेस कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 14। तो ये बात असल में मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्या करता है, एक लाइन देता है, बाहर एक बिंदु देता है, कहता है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जहां ये आकर के मिलेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी बात का, जिससे ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाए। और अगर अभी भी क्लियरिटी नहीं आ रही, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन आपको बताई थी एंगल बिटवीन लाइंस वाले पार्ट के अंदर, इसका मतलब उसको प्रॉपर मैनर में नहीं देखा है। जैसे फिर देखना, एक लाइन ले ली 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और एक अपने पास बिंदु है 2,3, इससे हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या बताया था, जस्ट इंटरचेंज कर दो, इनको कर दिया। ये कितना आ गया 3x, एक माइनस का साइन भी लगा देते हैं, प्लस या माइनस जो भी है, यहां पर c आएगा इक्वल्स टू में 0। अब ये जो पॉइंट है हमारा 2,3, ये आपको भी पता है कि इसको जस्टिफाई करेगा। रीजन क्या है, ये इसी लाइन पर आगे जाने पर है। तो x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी, तो देखना जरा 2 गुणा 3 6, 6 माइनस 3 गुणा 2 6, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये वैल्यू 0 आगे लिखने की नीड नहीं है, तो बराबर में 0। अब देखना जरा आपका x कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तो पहले कांस्टेंट को सोल्व कर दो, -4, और यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2 गुणा -2, -4, 3 गुणा 3 9, और वो भी माइनस का, तो माइनस का 13। x कोऑर्डिनेट में भी आता था, y में भी आता था। अब देखो x की वैल्यू, ये तो 0 है, यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हो ना कि यहां भी 0 है। 3 गुणा 0 0, 6 गुणा 2 12, और माइनस माइनस प्लस 12/13। y की वैल्यू निकालोगे, इसको छोड़ दो, 6 गुणा 3 18 में से ये चला गया, तो 18 में से 2 गुणा 0, ये अपना हो गया रिजल्ट। तो आप अपने मन से भी क्या कर सकते हो, 2 या 3 लाइन ले लेना, बस ध्यान रखना कि लाइन आपस में पैरेलल का तो कोई सीन ही नहीं होगा। बस इतना ध्यान रख लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पॉइंट इसी लाइन को जस्टिफाई करे। अगर ऐसा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वो इसी लाइन के ऊपर होगा, तो वहां अपना आंसर क्या है, मैच नहीं होगा। चलिए फिर यहां तक बात हो गई अपनी। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस भी हमने देख लिया, ये वाली बात भी हमने देख ली। अब एक बात और हमें देखनी है, यहां पर देखना, एक लाइन की इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है लंब स्वरूप। नॉर्मल फॉर्म या फिर इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर लंब स्वरूप। देखना जरा, पहले डायग्राम बना लेते हैं, वहीं से सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये अपना हो गया वाई एक्सिस, और एक मान लो यहां से लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब देखो, इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन कहूं, ये वाली जो लाइन है, मैं ये कहता हूं कि इसकी फॉर्म है x/a y/b बराबर 1, लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर मैंने अपने हिसाब से एक लाइन मानी है जिससे कि अपना इजी रहे नॉर्मल फॉर्म इसकी निकालना। अब ये अपना ओरिजिन है 0 0,
मैंने क्या किया, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को नाम दे दिया मैंने p। देखते जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें एक जगह आकर के अटैच हो जाएंगी। और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। क्लियर है? अब देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90, ये थीटा, इसको मैं रेंडम ही ले लेता हूं जैसे अल्फा। तो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी, 90। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल बन रहा है ये भी तो 90 है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, अल्फा। क्लियर? अब यहां पर देखो ये भी 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, थीटा। बात को समझना, ये 90 हो गया, इन दोनों का सम 90 आना है, तो इसको अगर 70 कहोगे तो ये 20 हो जाएगा। ये 70 है तो ये भी तो आपका 20 ही होगा। समझ आ गई बात? और ये 20 है तो इसका मतलब ये 70 होगा। तो इसलिए थीटा और अल्फा का सम भी 90 डिग्री है, ये थीटा ये 90, इन दोनों का भी 90 आना है, तो एक पार्ट तो थीटा ने प्ले कर दिया तो दूसरा पार्ट अल्फा करेगा। और इन दोनों का सम भी क्या आना है, 90 डिग्री, तो एक पार्ट अल्फा ने प्ले कर दिया, इसका मतलब एक क्या रहेगा आपका, थीटा। अब हमारे पास यहां क्या है, एंगल होता है सिर्फ और सिर्फ एक, थीटा, कि परपेंडिकुलर ने कितना एंगल बनाया था। अब इस इक्वेशन के हिसाब से आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या ये वो वाला पैटर्न नहीं है, x अपॉन ए, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, a की, लिखा जा सकता है ना, x अपॉन ए। कौन सी फॉर्म है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड स्वरूप। x एक्सिस पर काटे गए सेक्टर की लेंथ ये वाली, और ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की ये लेंथ क्या कहलाती है आपकी, b। y एक्सिस पर काटे गए सेक्टर की लेंथ। अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन कौन बताएगा, कोस थीटा। तो यहां से एक बात लिखो आप, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, थीटा के जस्ट पास ये बेस, वो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको नाम दे दिया P अपॉन ए, लिखा जा सकता है। ऐसे ही यहां देखना, ये आपका थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए तो क्या रहेगा बेटर, साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसे लिख सकते हो आप P अपॉन बी, लिखा जा सकता है। अब ये जो लाइन आपको दिख रही थी कौन सी वाली, ये, इसको जरा रिप्लेस करना, सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी, टेंशन ना लो आप। यहां से देखो एक ही वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां मेरे पास एक ही वैल्यू, इसको इधर भेज देता हूं, P अपॉन कोस थीटा लिखी जाएगी, P अपॉन कोस थीटा। डिस्टर्बेंस कुछ ज्यादा ही आ रहा होगा आपके सामने। देखो ऐसे ही B की जब वैल्यू लिखेंगे तो B इधर चला जाएगा, तो P अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। अब देखना, रिप्लेस कर दो, एक ही जगह रखोगे P अपॉन कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, P अपॉन साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x कोस थीटा अपॉन P प्लस y साइन थीटा अपॉन P इक्वल्स टू में 1, लिखा जा सकता है। फिर से देखो, सारी की सारी जो बात निकल के आई वो किस फॉर्म में निकल के आई, P का गुणा कर दो, तो ये रिजल्ट निकला अपना x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू में P। हालांकि ये वाली जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है ये रेयर ही पूछी जाती है। क्लियर है? अब बात समझना, असल में ये इक्वेशन क्या कहती है। सारी चीजें हमने क्या निकाली, इंटरसेप्ट फॉर्म ली एक तो लाइन की, और इसी से हम लोगों ने रिलेट करवा लिया एंगल को। असल में ये क्या कहना चाह रहा है, असल में ये कहना चाह रहा है कि भाई एक लाइन है एक्स वाई, ये यहां से गुजरी, आपने इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ कितनी थी P, और जो एंगल था एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा। आप चाहो तो इस लाइन को नाम दे सकते हो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। कब, जब आपको ये पता है कि a और b की वैल्यू क्या है। अगर आपको यही नहीं पता a और b की वैल्यू क्या है, जस्ट उसने आपको इतना कहा कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसकी मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ क्या करता है, थीटा एंगल क्रिएट करता है, तो आप क्या करोगे, यहां से इक्वेशन को बदलोगे और किस फॉर्म में आएगी, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू में P। तो असल में देखा जाए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमने पढ़ रखा था। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको ये कह दे कि परपेंडिकुलर जो आपने लाइन पर ओरिजिन से ड्रॉ किया है उसकी वैल्यू है 6, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल बनाता है आपका 45 डिग्री का। क्लियर,
इस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो आप क्या कहोगे, x cos थीटा cos 45 √2 प्लस 1/√2 प्लस y इंटू साइन थीटा तो 1/√2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 6। √2 से गुणा कर दोगे तो ये इक्वेशन की लाइन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6√2। ये आपका लिखा जा सकता है। अगेन देखो एक सवाल और ले लेते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म है और पता आपको होना चाहिए, 5 इक्वेशन हमने पहले पढ़ ली थी लाइन की, ये हमारी क्या है 6 नंबर की। देखो जैसे आपको क्या कह दे कि थीटा की जो वैल्यू है या फिर p की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 और थीटा जो है हमारा वो कितना है 30 डिग्री। अब आपको इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है। क्या कहा, एक लाइन गुजर रही है, आपने ओरिजिन से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी थी 12 सेंटीमीटर या फिर 12 यूनिट, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। लाइन की इक्वेशन बताओ। तो आप क्या करोगे, x cos थीटा cos 30 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी √3/2 प्लस y sin थीटा sin 30 की वैल्यू 1/2 बराबर में कितना आ गया 12। 2 से गुणा कर दोगे तो ये x √3 प्लस y इक्वल्स टू में 24। ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, एक तो शिफ्टिंग को डिस्कस कर लिया, एक पार्ट हमारा शिफ्टिंग को हमने डिस्कस किया, दूसरी ये नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस कर लिया, तीसरा क्या था, एक लाइन गुजर रही है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस पॉइंट के यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। 3 बातें हमने डिस्कस कर ली। अब देखो मैं एक छोटा सा पार्ट और डील कर लेता हूं आपके साथ, सर्कल वाला। हालांकि ये जो पार्ट है अपना सर्कल वाला, सर्कल या फिर वृत्त, ये वाला जो पार्ट है आपको जनरली एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता है। रीजन क्या है, सर्कल का पार्ट आपका स्टार्ट ही नहीं होता 10th तक के सिलेबस में। फिर भी मान लो कुछ बच्चों ने इतना डिटेल में पढ़ लिया है, वो जूनियर इंजीनियर जैसी कोई एग्जाम देंगे तो हो सकता है उनके सिलेबस के अंदर ये वाली बात पूछी जाए। तो इस वजह से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सर्कल को। आई होप साउंड प्रॉपर मैनर में आ रही होगी आपके पास। देखो सर्कल या फिर वृत्त, अब बात को समझना कि ये सर्कल बनता कैसे है। तो देखो ये तो हो गया इसका जनरल डायग्राम, ये आपका सर्कल, इसका आपने सेंटर ले लिया और सेंटर को नाम दे दिया G और H। क्लियर है, सेंटर के कोई कोऑर्डिनेट होंगे G और H। अब यहां कहीं भी इसकी जो सर्कमफेरेंस या फिर परिधि है उस पर कोई भी रैंडम आप पॉइंट ले लो। पॉइंट क्या है X और Y, कहीं भी ले लो। अगर आप और इसको जो इसका सर्कल का सेंटर है इस पॉइंट से मिलाओगे, यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी रेडियस। पीछे हम पढ़ चुके हैं रेडियस या फिर यूं मान के चलो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहां से देखना इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप लिख सकते हो x माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस एच का स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है आर स्क्वायर, लिख सकते हो। डिटेल में मैं सोल्व करवा देता हूं। देखो यहां सोल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर आया और माइनस ये क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2xg और ये प्लस का b स्क्वायर तो ये g स्क्वायर। एक पार्ट तो अपना ये क्रिएट हुआ। इस वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 2hy प्लस h स्क्वायर और बराबर में क्या आ गया आपके पास r स्क्वायर। इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या ले लो वाई स्क्वायर माइनस 2xg माइनस 2hy, ये g स्क्वायर h स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, उसको इधर ले आए। इतने पार्ट बने। देखो फिर से समझना, एक तो ध्यान रखना सर्कल आपको नहीं मिलता है, सीडीएस में भी नहीं मिलता है और आपका जो जनरली सीजीएल है उसमें भी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है जिन्होंने स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा है, 2D के अंदर पैराबोला को छोड़ दे और इलिप्स को छोड़ दें तो बाकी पार्ट तो अपना 2D का हो ही रखा है। यहाँ पर
तो मैं उन बच्चों के लिए जस्ट एक हेल्प कर रहा हूं कि ऐसा होता है। बाकी भविष्य में देखो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस को यूज करके बनता है, तो हो सकता है कि अपनी एग्जाम्स भी क्या है इस पर बेस सवाल क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। तो आपको एटलीस्ट एक तरीका तो पता हो। मैं ये नहीं कहता कि इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है, बस पैटर्न समझ लो कि ये कैसे बनाया है और इसको रिलेट करके सवाल कैसे बनेंगे। क्लियर है? तो यहां देखो सेंटर आप कुछ भी मान लो, आपका मन करे ए बी मान लो, सी डी मान लो, एल एम मान लो, हमने जीएच मान लिया। जनरली ये आपको बुक्स में मिलता है जीएच। फिर यहां से सर्कमफेरेंस तक की दूरी क्या होगी? स्मॉल आर, रेडियस लिख सकते हो। एक पॉइंट हमने सर्कमफेरेंस पर जहां मिला वो रैंडम पॉइंट है, एक्स वाई मान लिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपने निकाली और ये सीधे सीधे असल में क्या था, अंडर रूट में आती है, तो मैंने ऑलरेडी इसको स्क्वायर कर दिया। तो x माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपना हो गया। डिटेल में पूरे को खोल दिया, आपके सामने ये बात बनी। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो मैं आपको कहता हूं कि ये पूछेगा कैसे और आपको क्या जवाब देना है। देखो यहां से जैसे पैटर्न अपना बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2hy प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब देखो एग्जामिनर कभी भी आपको इतना ब्रेक करके नहीं देता है। जैसे सीधे सीधे मैं यहां पर आपसे एक सवाल क्रिएट कर दूं कि आपके सामने एक इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y और यहां से मान लो मैंने लिख दिया 7 बराबर 0। क्लियर है? ये वाली बात मैंने यहां पर आपके सामने लिख दी। अब मुझसे ये पूछ ले कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा, ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा। पुराने वाली बात को नहीं भूलना है, पुराने वाले सर्कल का सेंटर क्या था, जी और एच। क्लियर है? आपको जस्ट कंपैरिजन करना आना चाहिए कि ये जो बात लिखी हुई है ये -2g, x का मल्टीपल क्या है -2g, और यहां जो x का मल्टीपल है वो क्या है 6। तो आप सीधे सीधे कंपेयर करो कि -2g की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो यहां से g की वैल्यू कितनी आ गई, -3 लिखा जा सकता है। ऐसे ही फिर देखना -2h कहने का मतलब y का जो भी मल्टीपल है यहां पर देखो वो किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर। तो आपने यहां से कंपैरिजन किया कि -2h जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, 8 को। तो h की वैल्यू क्या आ गई यहां से -4। तो आप क्या लिख सकते हो, -3, -4। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल का सेंटर। कोई हमसे पूछ ले कि भाई रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से बात को अंडरस्टैंड करना कि आपने सेंटर निकाल दिया। या फिर देखो ये जो भी मल्टीपल होता है ना, कंपैरिजन ये आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, ये वाला, ये जो भी है। क्लियर है? -2g यहां जो भी वैल्यू रखी होगी तो इस वैल्यू में क्या करो, 2 का डिवीजन कर दो और इसका साइन चेंज कर दो। तो सीधे सीधे भविष्य में क्या करेंगे, 2 का डिवीजन कर दिया 3, साइन चेंज कर दिया, 2 का डिवीजन कर दिया 4 और साइन चेंज कर दिया। ये इतनी सी बात है कि जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की, उनको ये वाली बात ध्यान रखनी है। या फिर जिन भी बच्चों की एग्जाम में टेक्निकल का पार्ट आता है, चाहे वो रेलवे की एग्जाम है, टेक्निकल वाला पार्ट, उनमें बिल्कुल सर्कल आपका आता है। और एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है सीडीएस वगैरह में कोई इजी सा सवाल डाल दे। अब एक बात बताना, कोई आपसे कहे कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो वैल्यू है इसका कंपैरिजन यहां से करोगे तो आप क्या कह सकते हो कि जो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है वो बराबर किसके, 7 के। जी और एच की वैल्यू आपके पास ये रही, तो यहां से देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसको इधर ले आओ, -7 बराबर ये चला गया आर स्क्वायर। फिर देखना 7 को लेस किया, 9 में से 2 बचा, 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 18। तो 18 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणा 2 और अंडर रूट करोगे तो आर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3√2 इक्वल्स टू में आर। फिर से एक बार इस बात को समझना, अगेन देखो बात को समझना। एक सवाल और ले लेता हूं, इजी वे में क्लियर हो जाएगा कि कैसे तो आप रेडियस फाइंड करते हो, क्या फिर आगे चल के आपको करना होता है। तो देखना, जैसे मान लो आपको एक सवाल दिया कि एक सर्कल की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस
10y और प्लस का 8 बराबर 0 है। इस सर्कल का सेंटर बताओ और इस सर्कल की रेडियस बताओ। दो चीजें आपसे पूछी हैं। मेरा माइंड ये कहता है कि भाई अगर आपको इसका सेंटर चाहिए, तो ये जो भी बात है इसमें 2 का डिवीजन कर दो और उसका साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, 2 का डिवीजन कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, -5 आ जाएगा। मेरा ये मानना है। आप एक बार के लिए क्या करो, कंपैरिजन करो कि ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे सर्कल की बनती थी वो इस फॉर्म में बनती थी। x का जो मल्टीपल था वो हमारा क्या था, -2g, और यहां पर जो x का मल्टीपल है वो हमारे पास कितना है, -6। देन वैल्यू ऑफ g विल बी 3 लिखा जा सकता है। ऐसे ही देखो y का यहां पर जो हमारे पास मल्टीपल है वो कितना है, -2h, और यहां मल्टीपल कितना है, 10, तो h की वैल्यू क्या होगी, -5। यही बात मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कुछ भी पार्ट दे रखा है इसका साइन चेंज करके हाफ कर दो, ऑटोमेटिक ऊपर से कंपैरिजन हो जाएगा। एक पार्ट आपने कर लिया। अब रेडियस जब भी कभी निकालोगे तो आपका तरीका तो यही होगा, तो यहां से क्या करना आपको, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो देखो g स्क्वायर कर दिया, h स्क्वायर कर दिया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के। r स्क्वायर को उधर ले जाओ, r स्क्वायर को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो बराबर में 8 था वो इधर आ जाएगा, तो ये 8 लेस कर दोगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 26, और इसका अंडर रूट कर दोगे तो ये वैल्यू हमारे आ जाएगी। क्लियर हो गया। चलो एक आखिरी सवाल और दे देते हैं, क्योंकि ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। एक आखिरी सवाल बस, इसके बाद वो डील नहीं करेंगे। इतना पेशेंस बनाया आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई, तो एटलीस्ट वो बच्चे तो कमेंट जरूर करें जो स्टार्टिंग से पहले वीडियो से इस सारे के सारे सेशन देखते हुए आ रहे हैं। तो देखना जरा, यहां पर एक सवाल ले लेता हूं मैं, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0। मान लो ये दे रखा है, आपसे कहे इसके कोऑर्डिनेट बताओ सेंटर के, क्या करोगे, 2 का डिवीजन और साइन चेंज, 2 का डिवीजन और साइन चेंज, ये लो रिजल्ट हो गया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि किस हिसाब से हम एक एक करके चीजों को डील करते हैं और सर्कल के अंदर स्पेशली आपको क्या डील करना है। ठीक है, चलो अब एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये 10 सेशन थे हमारे कुल मिलाकर के, 10 लेक्चर्स थे, और ऑन एन एवरेज अपना हर एक लेक्चर कितनी देर का था, 50 से 55 मिनट या 1 घंटे का। तो कुल मिलाकर के ये आपकी 10 घंटे की मेहनत है। ठीक है, अगर मैं इसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करता तो फिर भी मुझे 6 से 7 घंटे लग जाते, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस चीज को कंप्लीट खोल के रख दो, कि एटलीस्ट वो बच्चा जो जानने की कोशिश कर रहा है, देखो जिस बच्चे को ट्रिक चाहिए ना, तो उसका तो मेरे हिसाब से वो कंपटीशन से खुद को बाहर ही मान ले तो बेहतर रहेगा। ये है सच्चाई, क्योंकि जिस लेवल के सवाल आते हैं ट्रिक से काम नहीं चलता। अब एक बात बताओ, यहाँ इतने टाइप के हमने सवाल किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप सारी इक्वेशन अटैच कर लेना, कुल मिलाकर के आपको 40 प्लस कॉन्सेप्ट मिलेंगे, 40 प्लस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और भी अगर आप बेसिक बातों को भी इन्वॉल्व करोगे तो ये बातें 50 से 60 चली जाएंगी। अब इतनी ट्रिक थोड़ा ना बनाई जा सकती है। एरिया के ट्रिक क्या होती है, असल में फॉर्मूले को ट्रिक कह देते हैं। जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 20 फॉर्मूले बना दिए कि ऐसा सवाल आएगा ये लिख लेना, ऐसा सवाल आएगा ये लिख लेना, तो ये क्या होती है, आपकी ट्रिक होती है। ट्रिक एक मिथ होता है, ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है, फालतू सी बात है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों को एकदम डिटेल में लेके जाते हैं कि कॉन्सेप्ट ही समझ लो यार, उसकी थ्योरी, वो चीज कैसे बनी थी, वो चीज कैसे अप्लाई होती है, तो डिटेल में हमने पढ़ा। आई होप ये सेशन आपको सारे के सारे बेहतर लगे होंगे। पीडीएफ जो टेलीग्राम लिंक आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर ही, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से उठा लेना पीडीएफ, सॉल्यूशन भी उसका दे रखा है, बस एक बार आप उसको खुद से कर लेना बिना देखे। पहले वीडियो देखने हैं और उसके बाद एक बार आपको करना है, और ये जो पीडीएफ आपको मिल रही है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, प्लस ये जो वीडियोस हैं इनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसके अलावा भी कोई इश्यू आता है तो बेहतर क्या रहेगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट कर दें। ठीक है, अगला सेशन कल रात 9 बजे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एकदम धुआंधार तरीके से।
तो सभी को आना है। अपने जो दोस्त वगैरह उनको भी बताएं कि स्टडी IQ पर डेली रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस चलती रहती हैं और हर सब्जेक्ट की ही चलती हैं। तो जो भी पार्ट आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर चलिए, आपका दिन शुभ, आपका दिन रात सब शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।